तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, वो रिकॉर्ड हो नहीं पाई समहाउ उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया। तो वो क्लास और आज की क्लास हम दोनों क्लासेस को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। उस क्लास में हमने बात की थी कर्व एनालिसिस की। तो कर्व एनालिसिस क्या था? हमने डिमांड और सप्लाई ज़ोन को 2 पार्ट्स में बाँटा था। सपोज़ ये ऊपर एक डिमांड ज़ोन ये सप्लाई ज़ोन है हमारा, इसको हम रेड कलर से दे देते हैं। और ये हमने कौन से टाइम फ्रेम पे किया था? ये हमने किया था एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। ये नीचे हमारा एक डिमांड ज़ोन है, इसको हमने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया और इस पूरे एरिया को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अभी के लिए मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना कर पाऊँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, पर सिर्फ आपको समझाने के लिए। भैया भैया आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल। ओके, क्या अभी विज़िबल है? एक बार बताएँगे प्लीज़? हाँ जी भैया। यस, नाउ इट्स विज़िबल। तो हमने क्या किया? हमने एग्ज़ीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, लोकेशन नहीं, एग्ज़ीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हमने इस तरीके से नीचे डिमांड ज़ोन, ऊपर सप्लाई ज़ोन और उसके बीच में पूरे एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और सप्लाई ज़ोन वाला जो एरिया था, उसको हमने बोला था वेरी हाई ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व। और ऊपर वाले एरिया को हमने बोला था हाई ऑन द कर्व, इसको हमने बोला था इंटरमीडिएट या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और ये लो ऑन द कर्व और ये वेरी लो ऑन द कर्व। तो अब इन पांचों पे हमारा एक्शन क्या था? जब भी कभी हम हाई ऑन द कर्व पे होंगे तो हमारा एक्शन होगा कि हमें सेलर बनना है। जब वेरी हाई ऑन द कर्व पे होंगे तो डेफिनेटली हमें सेलर ही बनना है। इक्विलिब्रियम पे नो एक्शन, इक्विलिब्रियम पे नो एक्शन। लो ऑन द कर्व पे हमें बायर बनना है और वेरी लो ऑन द कर्व पे हमें डेफिनेटली बायर बनना है। हमें डेफिनेटली बायर बनना है। कई बार हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं ना, DIT, डेली इनकम ट्रेड, जिसमें हम मिनटों का करते हैं, या वीकली इनकम ट्रेड, तो उसमें हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन सब चीजों के अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा प्राइस किस एरिया से चल रहा है। क्या हमारा प्राइस किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रहा है? सपोज डिमांड जोन तो है वीकली का और सामने सप्लाई जोन है डेली का, तो इट कुड बी एक बार के लिए रिएक्ट करे, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी है? वीकली के डिमांड जोन की। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। मान लेते हैं वीकली के डिमांड जोन है और सामने जो सप्लाई जोन है वो है क्वार्टरली का, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई जीतने की प्रोबेबिलिटी क्वार्टरली के सप्लाई जोन की है। हमें यहां पर बायर नहीं होना है, यहां पर सेलर ही होना है। तो इस चीज को एक बार के लिए चार्ट पे समझते हैं। ये कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है जिसको हम ना समझ पाए। सपोज ये निफ्टी का ही हम डेली का चार्ट खोल लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट को एक बार सारी चीजों को हम डिलीट कर देते हैं इस पर से। सारी चीजों को हमने डिलीट कर दिया, एवरेजेस को भी हमने डिलीट कर दिया। अब डेली का डिमांड जोन तलाशते हैं। तलाशने का क्या तरीका है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, करंट मार्केट प्राइस पे लेफ्ट जाओ, नीचे देखो, एक ये लेग आउट दिख रही है, इससे पहले ये दो बेस कैंडल हैं, ये लेग इन दिख रही है। तो आज प्राइस जो है वो इसी डिमांड जोन के बीच में ही कहीं ना कहीं घूमती रह गई। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसके नीचे देखते हैं कौन सा डिमांड जोन है। इसके नीचे ये वाला डिमांड जोन था, ये चल चुका है, इसी के रिफ्लेक्शन से सारा प्राइस ये ऊपर तक गया है, यहाँ तक 22,200 तक का अपमूव लगा के आई थी निफ्टी। अब इससे भी नीचे देखें तो एक ये वाला डिमांड जोन है। तो हमारे सामने एक डिमांड जोन जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, और डेली पे सप्लाई जोन जो निकल के आ रहा है वो यहां पर निकल के आ रहा है। सप्लाई जोन को एक बार के लिए हम लोग रेड मार्क कर देते हैं। आई गेस यहां तक का बेसिक तो हमें पता ही है। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है? इन दोनों के बीच में हमने एक रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करनी है। रिट्रेसमेंट लाइन कहां से आएगी? टूल्स पे जाएंगे, रिट्रेसमेंट लाइन,
और डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में हम एक ग्राफ खींच देंगे। ये हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में ग्राफ खींच दिया। अब अगर प्राइस ये हमारे लिए अब एरियाज कौन कौन से हो गए जो अगर हमें आइडेंटिफाई करने हो तो जो ये डिमांड जोन है ये हमारे लिए हो गया वेरी लो ऑन द कर्व। 0 से 33.33 के बीच वाला जो एरिया है ये हो गया लो ऑन द कर्व। जो 33.33 से 66.66 के बीच वाला एरिया है ये हो गया इक्विलिब्रियम का एरिया। 66 से 100 वाला एरिया हो गया हाई ऑन द कर्व और 100 के ऊपर वाला सप्लाई जोन हो गया वेरी हाई ऑन द कर्व। तो जब 3 दिन पहले निफ्टी इस डिमांड जोन के पास आई थी और इस कर्व में भी आई थी तो हमारे लिए क्या बनता था? उस समय डिमांड जोन यहां रहा होगा तो हमने यहीं से लाइन ड्रॉ की होगी, यहीं से लाइन ड्रॉ की होगी और प्राइस यहीं आके चल गया। तो उस समय तो जो ये वाला एरिया था वो वेरी लो ऑन द कर्व था। और वेरी लो ऑन द कर्व पे हम किस चीज की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग की या सेलिंग की? द आंसर इज बाइंग की। तो अगर किसी ने भी इस जगह पे आके बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी होती और इस जगह पे निफ्टी को अगर उसने कैप्चर किया होता तो उसका किस हद तक वो एक बार देख लेते हैं कमा सकता था। यहां से लेके एक अप मूव जो आया वो लगभग 470 पॉइंट का अप मूव आया। कितने दिन में? 2 दिन की कैंडल के अंदर 470 पॉइंट का अप मूव, ये 3 दिन की कैंडल के अंदर उसको देखने को मिल जाता। तो 2 से 3 दिन के अंदर आप एक 470 पॉइंट का मूव निफ्टी में कैप्चर कर सकते थे। इसी तरीके से बाकी स्टॉक्स में भी हमें करना है कि हमें बायर कब बनना है और सेलर कब बनना है। अब पॉइंट गया इस पॉइंट के ऊपर और ये आ गया हाई ऑन द कर्व पे। तो हाई ऑन द कर्व पे हमारी अपॉर्चुनिटी क्या बनती है? हमें बायर ढूंढना है या सेलर ढूंढना है? द आंसर इज हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी थी। तो जैसे ही हाई ऑन द कर्व पे आएगा हम यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे और जब ये 22,329 वाले एरिया को टच करेगा तो डेफिनेटली सेलर बनते हुए हम यहाँ पर सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे अनटिल अनलेस प्राइस इस एरिया में डिमांड जोन में दोबारा से ना आ जाए। और अभी जहां प्राइस चल रही है 22,004 पे, आज के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? प्राइस कहां है हमारी? हाई ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व या इक्विलिब्रियम? आज के हिसाब से प्राइस कहां है हमारी? इक्विलिब्रियम। आज के हिसाब से हमारी प्राइस है इक्विलिब्रियम। तो ना तो हमें बायर बनना है ना हमें सेलर बनना है, हमें वेट करना है कि प्राइस कब वेरी हाई में जाए या वेरी लो में जाए। हम कहते हैं ना कंसोलिडेट कर रही है, वो कंसोलिडेट प्राइस इसलिए करती है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो किस तरफ जाए। अगर वो सेलर की तरफ जा रही है तो आप सेलिंग साइड पे आ जाओ और बायर की तरफ आ रही है तो आप बाइंग साइड पे आ जाओ। हमारे को चलना है किसके साथ? हमारे को चलना है ऑपरेटर के साथ, हमारे को चलना है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ। और उसके साथ चलने का यही तरीका है कि जब तक उनके एक्चुअल एरिया में प्राइस ना आ जाए आप ट्रेल मत करो। हालांकि ये जो डिमांड जोन है टेस्टेड डिमांड जोन है, फिर भी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके बाद इस डिमांड जोन से एक बहुत बड़ी रैली आई है। इस डिमांड जोन ने, जो ये डिमांड जोन बना था, इसने इस वाले डिमांड जोन को ब्रीच किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी और ये वाला डिमांड जोन जो सबसे शानदार डिमांड जोन था, इसके नीचे ही ये वाला डिमांड जोन है, ये ऑल टाइम हाई पे लेके गया और ये भी ऑल टाइम हाई पे लेके गया। इसीलिए इनके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और जब प्राइस इस एरिया में आई तो यहां से यहां तक का एक 450 पॉइंट का एक अप मूव भी देखे गए। अब आप ना तो एग्जैक्ट बॉटम पकड़ सकते हो ना ही एग्जैक्ट टॉप पकड़ सकते हो। तो हम करेंगे कैसे डील और हमें किस एरिया में डील करनी चाहिए, किस एरिया में नहीं करनी चाहिए? आइए आज ट्रेड स्कोर की बात करते हैं। ट्रेड स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड स्कोर की। ट्रेड स्कोर हम जो है 3-4 तरीके से इसको देने वाले हैं और जिस ट्रेड के हमारे मैक्सिमम स्कोर होंगे हम उसी ट्रेड को लेंगे, वरना हम ट्रेड को लेंगे ही नहीं। अगर हमारी ट्रेड का स्कोर मैक्सिमम नहीं है तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं।
हम 3 चीज़ों पे इसको जज करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है, वो है फ्रेशनेस। वो है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस मतलब उस प्राइस को, उस एरिया को प्राइस ने कभी भी टच नहीं किया, तो हम उसे बोलेंगे फ्रेश लेवल। जैसे ये जो डिमांड जोन है, यहां पर प्राइस एक बार आई और यहां से चल गई, तो हम इसको फ्रेश बोलेंगे या टेस्टेड बोलेंगे? प्लीज मैसेज में एक बार बताएं, ये फ्रेश है या टेस्टेड है? टेस्टेड। यस, द आंसर इज ये टेस्टेड है। दीपक जी वेलकम। ये टेस्टेड है, तो टेस्टेड डिमांड जोन को, अगर फ्रेश डिमांड जोन होगा तो उसको हम सबसे ज्यादा स्कोर देने वाले हैं। अगर वो बिल्कुल फ्रेश है डिमांड जोन, तो हम उसे स्कोर देंगे 3। अगर वो एक बार टेस्ट हो चुका है, वंस टेस्टेड, सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है, तो हम उसे स्कोर देंगे 1.5। और मोर देन वंस है या ट्वाइस है या ट्वाइस से ज्यादा है, तो हम उसे स्कोर देंगे 0। तो हम उसे स्कोर देंगे 0। तो पहला जो हमारा ट्रेड स्कोर है वो है फ्रेशनेस के आधार पे। जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो फ्रेशनेस का ही है। और अगर लेवल फ्रेश नहीं है तो आप उसे इग्नोर करना, क्योंकि लेवल फ्रेश ना होने पे उसने हमारे डेट पॉइंट वैसे ही घटा दिए। दूसरा जो स्कोर है वो है स्ट्रेंथ का, कि स्ट्रेंथनेस के बिहाफ पे हम कैसे स्कोर देंगे। अगर लेग आउट गैप अप के साथ बनी है, अगर लेग आउट गैप अप के साथ बनी है, तो हम उसे स्कोर देंगे 2। अगर लेग आउट में 2 या 2 से ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल है, मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल है, तो भी हम उसे 2 का स्कोर देंगे। और अगर सिर्फ सिंगल लेग आउट है, सिंगल लेग आउट है, या फिर गैप अप नहीं है, तो हम उसे स्कोर देंगे 1 का। तो हम उसे स्कोर देंगे 1 का। अब ऐसा नहीं है कि किसी में लेग आउट 4 हो तो आप उसे 4 स्कोर दे दें, वो स्कोर 2 ही रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। स्ट्रेंथ के बाद टाइम आता है टाइम एट द बेस का। स्ट्रेंथ के बाद जो टॉपिक है वो टाइम एट द बेस। अगर 1 से 3 कैंडल के बीच में बनी है, तो हम उसे स्कोर देंगे 2। अगर 4 से 5 कैंडल के बीच में बनी है, तो हम उसे स्कोर देंगे 1। और मोर देन 5 है, तो हम उसे स्कोर देंगे 0। तो हम उसे स्कोर देंगे 0। तो जो मैंने आपके सामने चार्ट रखा है, अगर किसी ट्रेड को हमने स्कोर देना हो, तो इस चार्ट के हिसाब से हम उसे मैक्सिमम कितने मार्क्स दे सकते हैं। मान लो उसमें सारी चीजें, उसमें फ्रेशनेस भी है, उसमें लेग आउट कैप अप भी है, उसमें बेस कैंडल भी कम है, तो भी मैक्सिमम कितने मार्क्स हो सकते हैं उस ट्रेड के? 7। एक्सीलेंट आंसर। दीपक जी अगर आप भी मैसेज कर सकते हैं तो जरूर करें। 7 मार्क्स। तो हमें जो ट्रेड तलाशनी है वो वही तलाशनी है जो 7 ऑन 7 हो। आगे चल के जो हमारी 11 से 20 क्लासेस होनी है, उसमें हम हर क्लास के अंदर एक नया ट्रेड स्कोर ऐड करेंगे। तो कुछ ट्रेड हमारी ऐसी भी होंगी जो 9 ऑन 9 होंगी या 10 ऑन 10 होंगी। पर फॉर द टाइम बीइंग 7 ऑन 7 कैन बी कंसीडर्ड एज द बेस्ट डिमांड जोन। 7 ऑन 7 कैन बी कंसीडर्ड एज द बेस्ट डिमांड जोन, मतलब 7 ऑन 7 हमारे लिए वो डिमांड जोन है जो बिल्कुल फ्रेश है। दूसरी बात, जिसमें कम से कम 2 लेग आउट हैं या 1 लेग आउट है विद गैप अप, और मैक्सिमम 3 बेस कैंडल हैं। मैक्सिमम 3 बेस कैंडल हैं। तो अभी जो हमने यहां पर निफ्टी के अंदर जो अभी हमने ट्रेड पढ़ी, क्या इसको फ्रेशनेस में आप कितने नंबर दोगे? इसने इस वाले डिमांड जोन को कितनी बार टच किया है? 1 बार। तो फ्रेशनेस के हिसाब से हम इसे कितने नंबर देंगे? प्लीज एक बार मैसेज करके बताएं। 1.5। वेरी गुड। फ्रेशनेस के हिसाब से इसके मार्क्स बनते हैं 1.5। लेग आउट कैंडल कितनी है इसमें? लेग आउट एक लेग आउट के कितने मार्क्स हैं? एक लेग आउट के मार्क्स हैं 1 नंबर। तो एक बार टेस्ट हो चुका है 1.5 प्लस 1। और टाइम एट द बेस, बेस कैंडल कितनी है? बेस कैंडल है 1। तो बेस कैंडल के तो इसको 2 नंबर मिल ही रहे हैं।
तो ये हमारे लिए कैसी ट्रेड हुई, कितने मार्क्स मिले इस ट्रेड को, 4.5/7। तो क्या ऐसी ट्रेड हमें इन जनरल करनी चाहिए जो हमें पहले से ही लग रहा है कि जिसकी इतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है और जिसके मार्क्स भी 7 में से 4.5 हैं, यानी कि एवरेज मार्क्स हैं। तो क्या ऐसी ट्रेड को हमें करना चाहिए या हमें 7/7 को ही देखना चाहिए? बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आप 7/7 को देखें। यस, हमें ऐसी ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। हमें कैसी ट्रेड लेनी है? हमें ट्रेड लेनी है 7/7। हमें कैसी ट्रेड लेनी है? 7/7। फिर भी कभी कभी हमें ऐसी ट्रेड मिल जाएंगी जो 5/7 या 6/7 होंगी। तो हम उन ट्रेड्स के साथ क्या करें, तो हम उनके अंदर एंट्री कैसे प्लान करें? आइए उनके अंदर भी एंट्री प्लान करने की कोशिश करते हैं और इस चीज को समझने की भी कोशिश करते हैं। और अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मजे हो जाएंगे आपके। अगर आपका स्कोर 7/7 है तो आप एंट्री टाइप लेंगे 1। एंट्री टाइप 1। अगर आपका स्कोर अगर आपका स्कोर 5 या 6 है, 5 या 6 है 7 में से, तो आप लेंगे एंट्री टाइप, मतलब 5 है तो आप लेंगे एंट्री टाइप 2 और 6 है तो आप लेंगे एंट्री टाइप 3। तो एंट्री टाइप 5 नंबर के लिए है एंट्री टाइप 2 और 6 के लिए है एंट्री टाइप 3। और अगर 5 से कम है स्कोर तो आप ट्रेड लेंगे ही नहीं। 5 से कम है स्कोर तो आप ट्रेड लेंगे ही नहीं। और मेरी एडवाइस, हाईली रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड तलाशें जिसमें 7/7 हो। 5/7, 6/7 को लीजिए ही मत, ताकि आपको ये सब चीजें सोचनी ही ना पड़े। तो ये क्या होता है एंट्री टाइप 1, एंट्री टाइप 2, समझते हैं। एंट्री टाइप 1 तो हम वही है जो अभी तक हम समझते आए हैं। एंट्री टाइप 1 क्या बोलता है, जैसे मान लेते हैं एंट्री टाइप 1 को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर एक ग्रीन या एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी। एक बार के लिए एक डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। एक सप्लाई जोन बना और यहां पर एक बेस कैंडल है, वो किसी भी कलर की हो सकती है, रेड ग्रीन, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद बैक टू बैक दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हैं। बैक टू बैक दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हैं। तो इस ट्रेड का हमारा स्कोर, एक बार के लिए हम इस ट्रेड को स्कोर देते हैं। मान लेते हैं कि इन सारे ट्रेड्स के अंदर ये सारे के सारे ट्रेड फ्रेश हैं। ये सारे के सारे ट्रेड फ्रेश हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो फ्रेशनेस के 3 नंबर, लेगआउट 2 से ज्यादा हैं तो लेगआउट के 2 नंबर, और बेस पर कैंडल भी एक ही बनी है तो जो टाइम है, यानी कि टाइम का इसे मिलेंगे 2 नंबर। क्योंकि यहां पर जो अभी हमने डिस्कस किया, वापस चलते हैं एक बार उसी चार्ट को समझते हैं। फ्रेशनेस के 3 नंबर, लेगआउट 2 एक्साइटिंग है तो 2 नंबर, और टाइम एट बेस 2 नंबर। तो फ्रेशनेस के 3 नंबर, स्ट्रेंथ के 2 नंबर और टाइम के 2 नंबर। तो हमारे लिए ये ट्रेड कैसा हुआ जो भी हमने ड्रॉ किया, ये हमारे लिए ट्रेड हुआ 7/7 का ट्रेड। तो ऐसे किसी भी ट्रेड में हम जो अपनी एंट्री रखेंगे वो प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर रखेंगे, जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। इधर प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर एंट्री, प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर एंट्री, और डिस्टल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस। डिस्टल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस, ये हमारा नॉर्मल ट्रेड होगा। और मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी कि पहली जो आप 100 ट्रेड लेंगे, प्लीज 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 उसमें से कोई भी 5/7 या 6/7 मत लेना। कोई भी 5/7 या 6/7 मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 7/7 लेना। अगर मैं इतना बोल के बात को यहां क्लोज कर दूं तो हमारा टॉपिक आज का हो गया। पर मुझे आपको बाकी की चीज भी बतानी है कि मान लेते हैं हमारा ट्रेड स्कोर इतना अच्छा नहीं है, हमारा ट्रेड स्कोर है 6/7।
तो 6 ऑन 7 में हम पहले तो ये मान के ही चल रहे हैं कि फ्रेशनेस मान लेते हैं सभी कैंडल्स में है, तो ये भी फ्रेश है। लेकिन बेस पे टाइम, 2 लेग आउट भी हैं, लेकिन बेस पे टाइम ज्यादा लग गया। बेस पे टाइम ज्यादा लगने का क्या मतलब है कि बायर और सेलर में फाइट ज्यादा टाइम चल रही है, और बायर इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि डे 1 में ही प्राइस को पलट दें, या डे 2 में पलट दें, या डे 3 में पलट दें। उन्हें 3 दिन से ज्यादा का समय लग गया, चाहे वो कितना भी लगा, चाहे वो 4 बेस कैंडल वाला ही हम मान लेते हैं। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना, और ये चारों रेड कैंडल हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसके बाद 2 लेग आउट बनी और एक्साइटिंग एक्सप्लोसिव लेग आउट बनी। तो अब अगर मैं आपको इस ट्रेड को स्कोर करने को कहूं, और मान लेते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है ये वाला, तो फ्रेशनेस के आप कितने मार्क्स देंगे? प्लीज एक बार आप मैसेज करके बताएं, फ्रेशनेस में आप इसे कितने मार्क्स देंगे? बिल्कुल फ्रेश है, एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ। 3। वेरी गुड। स्ट्रेंथ में आप इसे कितने मार्क्स देंगे? फ्रेशनेस के 3 मार्क्स। स्ट्रेंथ के कितने मार्क्स देंगे आप इसे? स्ट्रेंथ माने लेग आउट 2 हैं तो हम इसे नंबर देंगे 2, और एक लेग आउट है गैप अप के साथ, तो भी हम इसे नंबर देंगे 2। तो यहां पर 2 लेग आउट हैं, तो आप इसे कितने नंबर देने वाले हैं? 2। यस, दिव्यांश इज राइट, 2 देंगे हम इसे नंबर, 1 नहीं देंगे दिव्यांश, 2 नंबर देंगे, क्योंकि यहां पर लेग आउट 2 हैं। क्योंकि यहां पर लेग आउट 2 है, तो स्ट्रेंथ के भी 2 नंबर, और टाइम ऑन द बेस जो इसने 4 कैंडल बनाई है, 4 कैंडल बनाई, तो अगर 4 कैंडल बनी है तो हम इसको कितना स्कोर देने वाले हैं? 4 से 5 कैंडल है तो हम स्कोर कितना देने वाले हैं? 1। तो हम स्कोर देने वाले हैं इसको 1। तो टोटल स्कोर कितना हुआ इस ट्रेड का? 6 ऑन 7। टोटल स्कोर कितना हुआ? 6 ऑन 7। तो अब हम इस कैंडल में, अब हम इस ट्रेड में एंटर कैसे करेंगे? इस ट्रेड के अंदर अब हम एंटर कैसे करें? ये तो अजीब ही बात हो गई। अब इस ट्रेड में कैसे एंटर करें हम? ये तो 6 ऑन 7 वाली ट्रेड है, इसमें कैसे एंटर करें? बताओ जी, 6 ऑन 7 वाली ट्रेड में कैसे एंटर करें? वैसे ही तो एंटर नहीं कर सकते जैसा कि अभी हमने 7 ऑन 7 वाली ट्रेड में एंटर किया, क्योंकि वैसे एंटर करने पे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें एंट्री का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 7 ऑन 7 नहीं है। तो इसमें हम प्राइस का वेट करेंगे कि प्राइस डिमांड जोन को छोड़ के बाहर जाए, प्राइस डिमांड जोन को छोड़ के बाहर जाए, या एटलीस्ट इतना हो कि मान लेते हैं यहां पर ये डिमांड जोन है, ये जो सारा एरिया है ये डिमांड जोन है। इसको एक बार के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये सारा एरिया डिमांड जोन है। अब प्राइस जब नीचे आएगी तो प्राइस कौन सा कलर बनाएगी? प्राइस जब नीचे आएगी तो कौन से कलर से आएगी? रेड कलर से। मान लेते हैं यहां से प्राइस नीचे आ रही है और रेड कलर की कैंडल बनाते हुए नीचे आ रही है, यहां पर आई, प्राइस इसके अंदर क्लोज हो गई, प्राइस इसके अंदर क्लोज हो गई, और अगली कैंडल इसी डिमांड जोन में ओपन होनी जरूरी है। तो 6 ऑन 7 की एंट्री क्या है हमारी? 6 ऑन 7 की एंट्री हमें बोल रही है, देखो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है पर समझाना बेहद जरूरी है। मैं कहूंगा कि आप ऐसी एंट्री अवॉइड करें, ऐसी एंट्री लेनी नहीं है आपको, बात ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाह रहे हैं, आपका बड़ा मन कर रहा है, नहीं यार एंट्री कहीं ऐसा ना मिस हो जाए, तो एंट्री का मैं आपको टाइप बता देता हूँ जी। टाइप 2 क्या बोलता है? ये बोलता है जी, जो पहली कैंडल है, जो पहली कैंडल है, दैट शुड क्लोज, फर्स्ट कैंडल दैट शुड क्लोज इन द डिमांड जोन इन डीजेड। पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल शुड क्लोज इन डीजेड, और जो दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल है, ये ओपन इसी डिमांड जोन में होनी चाहिए। दैट शुड ओपन, दैट शुड ओपन इन डिमांड जोन, ये डिमांड जोन के अंदर ही ओपन होनी चाहिए। अगर ये डिमांड जोन के अंदर ओपन नहीं होती, यहां जाके खुलती है, तो आपका स्टॉप लॉस होने से बच गया। तो आपका स्टॉप लॉस होने से बच गया, क्योंकि कैंडल यहां पर ओपन हुई है, यहां पर ओपन ही नहीं हुई, और अब आप कहोगे ट्रेड नहीं ले पाए, हो सकता है ये नेक्स्ट डे यहां पर आके कैंडल ओपन हो जाए, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एंट्री मिस होने से कोई नुकसान नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होने से नुकसान होता है।
और वैसे भी हमें महीने में 10 से ज़्यादा ट्रेड करनी ही नहीं है। तो जब हमारा स्कोर 6 ऑन 7 है, हमारी ट्रेड उतनी अच्छी है ही नहीं, तो हम पहली कैंडल का वेट करेंगे कि वो डिमांड जोन के अंदर क्लोज हो, और दूसरी कैंडल का वेट करेंगे कि वो जो एक्साइटिंग या ऑपोजिट कैंडल या ग्रीन कैंडल बन रही है वो इसी डिमांड जोन के अंदर बने। अब इसमें एंट्री कहां लेंगे? इन दोनों में से जिसकी बॉडी नीचे होगी, इन दोनों में से जिसकी बॉडी नीचे होगी वो हमारी एंट्री लाइन होगी, वो हमारी एंट्री लाइन होगी। और स्टॉप लॉस कहां होगा? स्टॉप लॉस हमारा यहीं डिस्टल के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा यहीं डिस्टल के नीचे। अब अगर कभी प्राइस हमें यहां मिलती है तो हम इसमें बाइंग करेंगे, दोबारा से इधर आती है तो हम इसमें बाइंग करेंगे, और कहां करेंगे? इस एरिया में। और स्टॉप लॉस कहां तक रहेगा? यहां तक रहेगा। तो अब आप कहोगे सर इसमें तो एंट्री मिस हो जाएगी हमारी। हाँ जी, हो जाने दो, हमें करनी ही नहीं है ऐसी ट्रेड। हमें करनी कौन सी है? 7 ऑन 7, जहां पर कम से कम फ्रेशनेस 3 ऑन 3 हो, एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ जोन, आपका स्ट्रेंथ 2 हो, और आपका टाइम बेस पे कम से कम लगा हो। जितना कम टाइम लगेगा उतने कम टाइम के अंदर यहाँ के बायर्स ने अपना रुतबा दिखाया और प्राइस को पलट दिया। इस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी किसी भी दूसरे ट्रेड के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगी। अब 5 नंबर वाला ट्रेड क्या है, 6 नंबर वाला ट्रेड क्या है, 7 नंबर वाला, करना ही यही है, ये करना ही नहीं है। ट्रेड नंबर 5 भी नहीं लेना और ट्रेड नंबर 6 वाला भी नहीं लेना, पर क्योंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं किसी स्टॉक पे, चलते हैं किसी भी एक स्टॉक पे, लेट इट बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। इस पर से सारी चीजें मैं हटा देता हूं, सारी चीजें हटा देते हैं, रिमूव ऑल टूल्स, हटा दिए। ये आज का प्राइस है, डिमांड जोन देना है तो लेफ्ट जाना है और नीचे जाना है, तो लेफ्ट गए, नीचे आए, यहां तक का ये प्राइस चल चुका है, इसको हमने मार्क कर दिया, ये चल चुका है। इसके पास बेस कैंडल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल हैं, एक लेगिन है। 6 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन भी चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि ये प्राइस को बहुत ऊपर के लेवल तक लेके गया था। इसने प्राइस को 150 से 192 यानी कि 4 कैंडल के अंदर ही 25% का गेन दिखा दिया था। तो जब उस एरिया में प्राइस दोबारा आएगी तो वहां से चलेगी एक बार के लिए। पर हमें अभी रिस्क नहीं लेना, हमें कम से कम 2 लेग आउट चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे इसके आते हैं। क्या इधर हमें 2 लेग आउट दिख रही हैं? एक और एक 2, हालांकि ये दूसरी वाली थोड़ी बेस की तरह है, लेकिन क्या इसको हम लेग आउट मान लें कि प्राइस ने अपमूव 144 से दिखाया? जब आपको डाउट होना कि ये ट्रेडेबल है जोन या नहीं है, तो आप मेजर टूल निकालना और देख लेना कम से कम 20% का अपमूव आया हो। इसके अंदर 36.95% का अपमूव आया है। तो क्या इन 2 कैंडल्स को मुझे कंसीडर करना चाहिए या नहीं? मिनिमम 20% का अपमूव वाला हमें देखना है। यस, दिव्यांश का आंसर है यस, हमें करना चाहिए। तो यस, हम इसको कंसीडर करते हैं। थैंक यू, आप सभी ने जवाब यस में दिया, तो आइए इसको कंसीडर करते हैं। ये 20% का अपमूव है, लेग इन बेस लेग आउट। बेस पर सिर्फ एक कैंडल बनी है, लेकिन ये एरिया फ्रेश नहीं है। फ्रेश है क्या? हाँ, अभी एरिया भी फ्रेश है, इस एरिया को टच ही नहीं की। अगर प्रॉक्सिमल से मैं थोड़ा सा ऊपर रखता तो मेरी एंट्री मिस हो जाती, मुझे बहुत ज्यादा ऊपर रखना पड़ा होगा। तो ये एरिया भी फ्रेश है, अभी तक इस एरिया को प्राइस ने टच भी नहीं किया। अब इस वीकली के अंदर मुझे देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर है, और ये वीकली का इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इस वीकली के डिमांड जोन ने इस पिछले वाली सारी कंसोलिडेशन को 150 रुपए से ऊपर जब प्राइस नहीं जा रहा था 2017 में, और यहीं से प्राइस लौट के वापस 50 रुपए के करीब आया था, तो इस 150 रुपए वाली सप्लाई जोन को ब्रीच करने के लिए यही वाला डिमांड जोन रिस्पॉन्सिबल है। ये एक अकेली बात भी इस डिमांड जोन को अपने आप में बहुत पावरफुल बना देती है। मंथली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पे लेग आउट तो दिख रही हैं, लेकिन तीनों कंपोनेंट नहीं दिख रहे। लेग इन बेस लेग आउट वाले तीनों कंपोनेंट नहीं दिख रहे। क्वार्टरली पर देखते हैं। यस, मिल गया, ये रहा, लेग इन बेस लेग आउट लेग आउट। तो क्या हम इतनी एक्सप्लोसिव लेग आउट और उसके बाद जो एक और लेग आउट बनी है अभी 3 दिन बाद, 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद, कल और परसों के, ये क्वार्टर क्लोज हो जाएगा, तो क्या हम ये मान लें कि इस क्वार्टर ने इस पुराने सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया? अगर प्राइस यहीं पे क्लोज हो जाता है परसों के बाद, तो क्या हम ये मान लें
कि इस क्वार्टर ने इस पुराने कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। 31 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा और 29, 30, 31 की छुट्टी है ट्रेडिंग सेशन की, 28 तक ही ट्रेडिंग सेशन होगा, तो 2-3 दिन का और है। यस, हमें मान लेना चाहिए कि इस क्वार्टर ने इस पुराने क्वार्टर के सारे सेलिंग प्रेशर को खत्म कर दिया, तो अपने आप में ये सेलिंग वाला, ये 91 रुपीस वाला एरिया पावरफुल बन जाता है। तो अगर मुझे डायरेक्टली इधर ही एंट्री लेनी हो एक बार के लिए, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, हालांकि मैं क्वार्टरली पे कभी भी डायरेक्टली एंट्री नहीं लूंगा, पर अगर एक बार के लिए लेनी हो तो मैं 92 रुपीस पे एंट्री रख के और 83 रुपीस पे स्टॉप लॉस लेके, लगभग 10 एक रुपए का या 8 रुपए का 9 रुपए का स्टॉप लॉस लेके, क्या यहां पर मैं 2:1 के लिए लॉन्ग हो सकता हूं 18 रुपए लगभग के लिए। हालांकि मेरे को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन देखना चाहिए, पर क्या यहाँ 2:1 का टारगेट आ जाएगा इजिली? यस, आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उसकी वजह समझते हैं। इस ट्रेड को स्कोर देने की कोशिश करते हैं। फ्रेशनेस में लेगआउट बनने के बाद क्या प्राइस कभी भी दोबारा प्रॉक्सिमल लाइन को टच की है? फ्रेशनेस के लिए हमें क्या देखना है कि लेगआउट बनने के बाद प्रॉक्सिमल लाइन को प्राइस ने कभी भी टच ना किया हो। तो क्या क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे प्रॉक्सिमल लाइन को दोबारा से कभी भी लेगआउट बनने के बाद प्राइस ने टच किया है? नो। यस, द आंसर इज नो, टच नहीं किया। तो फ्रेशनेस में आप इस ट्रेड को कितने मार्क्स दोगे, आईओसी के इस वाले ट्रेड को? 3 मार्क्स। लेगआउट कितनी है? 2, और वो भी एक्सप्लोसिव, जिन्होंने पिछले सप्लाई जोन को भी ब्रीच किया है। तो लेगआउट के कंटेक्स्ट में आप इसे कितने मार्क्स देने वाले हो? फ्रेशनेस के 3, लेगआउट के 2। यस। और टाइम एट द बेस, टाइम एट द बेस कितना गुजारा इसने? टाइम एट द बेस कितनी बेस कैंडल है? 1 से 3, तो टाइम एट द बेस के भी कितने मार्क्स हैं? 2। तो हमारे लिए कैसी ट्रेड हुई? ये हमारे लिए 7 on 7 की ट्रेड हुई। जब भी कभी प्राइस इस एरिया में आए 92 पे बाइंग करना और लॉन्ग हो जाना, यकीन मानो भाई बहुत अच्छे टारगेट देखे जाएगी। ये 2:1 तो मैंने इन जनरल लिखा है, इट कुड बी आपको 5:1, 6:1, 7:1 के भी टारगेट मिल जाए। आप क्वार्टरली पे एंट्री ले रहे हो तो इंटरमीडिएट, हालांकि उसके लिए हाफ ईयरली बनता है, पर फिर भी अगर आप मंथली के सप्लाई जोन, मंथली पे भी अभी कोई सप्लाई जोन नहीं है, उस समय बनेगा, मान लेते हैं यहीं से बन जाता है, तो 154 तक के टारगेट या 150 तक के टारगेट आप फिर भी ले सकते हो। वीकली पर देखते हैं, वीकली पर जो हमने ड्रॉ किया, फ्रेशनेस क्या अभी तक 151 के प्राइस को टच किया है? क्या अभी तक 151 के प्राइस को टच किया है क्वार्टरली प्राइस ने दोबारा से आके? यस और नो? नो। तो ये एरिया फ्रेश हुआ, और फ्रेशनेस के हमें कितने नंबर देने हैं इसको? 3 मार्क्स। तो फ्रेशनेस के इसके बने 3 मार्क्स, और 2 लेगआउट हैं। 2 लेगआउट के कितने मार्क्स बने? हालांकि यहां से सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस को नीचे लेके आ रहा है। 2 लेगआउट के कितने मार्क्स बने? 2 मार्क्स। टाइम एट द बेस, सिंगल बेस कैंडल है, 2 मार्क्स। ये हमारे लिए 7 on 7 की ट्रेड थी। तो अगर हमने इसकी एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से जरा सा पहले और स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के थोड़ा सा नीचे प्लान किया होता, तो क्या इसने हमें 2:1 का ट्रेड दिया है, या ये हमें 2:1 का टारगेट दे देता? अभी ये प्राइस वहीं से चल रहा है, और 18 का दोगुना होता है 36 या 37 रुपए, तो लगभग लगभग यहाँ तक कि हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक सप्लाई जोन ये रहा और एक सप्लाई जोन ये रहा, लेकिन इन दोनों की लेगआउट उतनी स्ट्रांग नहीं है, ऑल्दो ये दोनों एक बार के लिए प्राइस को रोकेंगे जरूर। डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, हालांकि हमें कभी वीकली पे डायरेक्टली एंट्री लेनी नहीं है, वो आपको प्रॉपर ट्रेड प्लान करना है। डेली पे आते हैं। डेली पर एज सच कोई अच्छा हमें एंट्री वाला एग्जीक्यूशन का एरिया नहीं मिल रहा। यही एक एग्जीक्यूशन का एरिया था, लेकिन यहाँ पर बेस कैंडल बहुत सारी हैं, यहाँ पर बेस कैंडल बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर हम एंट्री टाइप 2 लेंगे। और एंट्री टाइप 2 क्या बोलता है? एंट्री टाइप 2 बोलता है कि पहली तो जो है वो प्राइस इस एरिया में आनी चाहिए, डिमांड जोन में आनी चाहिए, और दूसरी बार जो इससे अगली कैंडल बने वो इसी के अंदर ओपन होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया तो हम इस एरिया में एंट्री लेंगे, वरना हम इस एरिया में एंट्री नहीं लेंगे। इसका मतलब 2 दिन तक प्राइस ने
2 दिन तक इस जोन ने उस प्राइस को सस्टेन किया, इसीलिए हमारे लिए ये वाला एरिया ट्रेडेबल है। एक ये वाला डिमांड जोन बना था, ये वाला डिमांड जोन बना था, एक बार के लिए इसको मार्क कर रहे हैं। यहां पर लेग आउट कितनी है जी, 1 या 2? मान लेते हैं प्राइस अभी तक यहां तक पहुंची नहीं हो रही, एरिया फ्रेश है, एक बार के लिए हम इसको ऐसा मान लेते हैं, तस्वीर अभी इतनी बनी है, इतनी है तस्वीर। तो फ्रेशनेस के आप इसे कितने मार्क्स दोगे? फ्रेशनेस के आप इसे कितने मार्क्स दोगे? क्या अभी तक इस लेग आउट को बनने के बाद क्या अभी तक प्राइस को टच किया है इस एरिया ने, इस एरिया को प्राइस ने टच किया है? द आंसर इज नो। तो फ्रेशनेस के यहां पर बनेंगे 3 मार्क्स, लेग आउट 2 हैं, लेग आउट के बनेंगे 2 मार्क्स, और क्योंकि बेस कैंडल एक ही है, टाइम सबसे कम लिया है, इसलिए उसके बनेंगे 2 मार्क्स। तो कहने को तो ये 7 on 7 की ट्रेड है, और एक बार के लिए जब प्राइस इस एरिया में आई है तो इसने 2:1 का हो सकता है टारगेट भी दे दिया हो, लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं ट्रेड करूंगा? क्योंकि जो ये डिमांड जोन है, क्योंकि जो ये डिमांड जोन है, ये जो बना है, इसने अपने प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो जब हमें कंसेप्ट लेके चलने हैं तो सारे कंसेप्ट एक साथ लेके चलने हैं। 7 on 7 की ट्रेड होनी चाहिए, और उस ट्रेड ने अपने प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर भी क्लोजिंग दी होनी बेहद जरूरी है। अगर उसने अपने प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो वो एरिया हमारे लिए ऑथेंटिक नहीं है, हेंस उस एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो एक बार के लिए हो सकता है अगर मैंने इसमें एंट्री इस तरीके से प्लान की होती कि यहां पर एंट्री, यहां पर स्टॉप लॉस, तो 1:1 तो आ गया होता, लेकिन 2:1 आने में घोड़े निकल गए होते और ये 2:1 का टारगेट ना दिया होता इसने। यहां कहीं 2:1 बैठेगा और 2:1 का टारगेट नहीं दिया, और उसका सिंपल सा रीजन है कि इस डिमांड जोन की कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप क्लोजिंग कंसेप्ट को भूल जाओगे, इग्नोर कर दोगे, और ये नहीं चेक करोगे कि क्या उस डिमांड जोन ने पिछले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है या नहीं, और आप इसमें डायरेक्टली ट्रेड कर लोगे, तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपको टारगेट अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस डिमांड जोन की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्या यहां तक की बात हम समझ पा रहे हैं? हमें ट्रेड ही 7 on 7 वाले एरिया करने हैं, 6 on 7 या 5 on 7 करना ही नहीं है, 4 on 7 को तो देखना ही नहीं है, और ऐसे एरियाज हमें मिल जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं? प्लीज एक बार यस या नो करके बताएं कि 7 on 7 के अलावा प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देखना मस्ट है। दीपक जी एक बार अगर आप भी यस लिख देंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप तीनों ने समझ लिया। शायद दीपक जी नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए कोई और शेयर इस पे देखते हैं, कोई भी, लाइक यहाँ पर बायोकॉन अपने आप ही आ गया, तो एक बार के लिए बायोकॉन को ओपन कर लेते हैं, और बायोकॉन का सारा एरिया, सारी चीजें, सारे टूल्स डिलीट कर देते हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, ये रहा। करंट मार्केट प्राइस से पहले अगर हम बैक में चलते और मान लेते कि प्राइस अभी सिर्फ यहां पर है, सिर्फ यहां पर है प्राइस, तो अभी के लिए जो हम करंट मार्केट प्राइस पे लाइन ड्रॉ करते हो, कहां ड्रॉ करते? कुछ कुछ इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करते, करंट मार्केट प्राइस है, ये एक डिमांड जोन है जिसमें 2 लेग आउट हैं, लेकिन इसने इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये ऑथेंटिक नहीं है, और नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करना। हमने किसको ट्रेड करना है? ऑथेंटिक डिमांड जोन को। तो यहां से हम प्राइस देखना शुरू करते, यहां तक का देख चुके होते, अब इसके नीचे आते कि यहां पर क्या है डिमांड जोन, यहां तक भी देख लिया, ये भी देख लिया, तो लेग इन बेस, एक लेग आउट, 2 लेग आउट, 3 लेग आउट वाला एक बहुत ही जबरदस्त डिमांड जोन मिला, ये रहा, ये रहा एक्सीलेंट एक डिमांड जोन। इसको थोड़ा सा आगे तक लेके चलते हैं और देखते हैं क्या इस डिमांड जोन ने हमें 2:1 का टारगेट दिया, और इस डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर क्या बनता है। आइए जरा और चेक करें इस डिमांड जोन को, अगर ये प्राइस अभी यहीं तक ही है, तो इस वाले डिमांड जोन को, इस वाले डिमांड जोन को आप फ्रेशनेस के मामले में कितने मार्क्स दोगे? अभी तक प्राइस ने टच नहीं किया, कितने मार्क्स दोगे? 3। स्ट्रेंथ के मामले में कितने मार्क्स दोगे? 3 लेग आउट हैं, 1 2 3, और सबसे बढ़िया बात, इसने प्रीवियस
सप्लाई जोन के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। यहाँ जो एक सप्लाई जोन दिख रहा है ना, ये सारी गार्बेज गार्बेज वाला जो एरिया है ये सारा, इस सारी गार्बेज के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। और इस वाले सप्लाई जोन जो प्राइस को बहुत नीचे तक लेके गया था, गार्बेज गार्बेज बनाते हुए बहुत नीचे तक ले गया था, 212 और 219 जो भी प्राइस तक लेके गया था, इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी और इस वाली सारी कंसोलिडेशन के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। तो स्ट्रेंथ के मामले में भी इसके 2 नंबर बनते हैं और टाइम एट द बेस के मामले में इसके नंबर बनते हैं 2। तो ये हमारे लिए एक 7 ऑन 7 की ट्रेड थी। तो अगर हम इसमें एंट्री यहां प्लॉट करते और स्टॉप लॉस रखते इस डिमांड जोन की डिस्टल के नीचे, तो जब दोबारा प्राइस इस एरिया में आई आई टारगेट एक बार के लिए लगाते हैं 2:1, हमारा यहाँ 6.6 तो 12-13 रुपए के करीब का टारगेट हो गया। हालांकि ये प्राइस यहां तक गई है 23 रुपए का गई है, तो 3.56:1 का टारगेट दिया। देखिए जैसे ही प्रॉक्सिमल लाइन को इसने हिट किया, सेम डे रिवर्स होके प्राइस ने बहुत बड़ा अप मूव दिया, 23 रुपए 50 पैसे का अप मूव दिया एक सिंगल कैंडल के साथ। और जो आपने 250 रुपए का शेयर अगर खरीदा होता, तो लगभग लगभग आपको 273 रुपए तक के टारगेट मिल जाते। हालांकि हमें तो 2:1 देखना है और हमारा 2:1 कहाँ बैठता है, लगभग लगभग यहाँ पर ये 2:1 हमें हमारा अचीव हो जाता। दोबारा भी ये डिमांड जोन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ऑथेंटिक डिमांड जोन था। ऑथेंटिक मतलब इसने इस डिमांड जोन ने प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी थी, जिसको हमने क्लोजिंग कंसेप्ट वाले चैप्टर में समझा था। तो दोबारा भी जब प्राइस इस एरिया में आई है, तो देखो दोबारा चल रही है, दोबारा भी चल रही है और इसी के बॉटम से चल रही है। अब की बार शायद ये वाले डिमांड जोन से चल रही है प्राइस, ये वाले एरिया से, कि यहाँ पर कुछ तो होगा ना, कुछ तो ऐसे सेलर होंगे यहाँ पर, कोई तो बाहुबली होगा जिसने प्राइस को यहीं से, यहाँ तक रिवर्स नीचे आ रही थी प्राइस, यहीं से रिवर्स कर दिया और ऑल टाइम हाई पे ले गया। ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन पिछले कई हफ्तों के हाई पे ले गया। तो पिछले फरवरी से लेके इस फरवरी, यानी कि पिछले 52 वीक के हाई पे लेके गया। तो 52 वीक के हाई पे जो डिमांड जोन लेके गया, उसकी अपने आप में एक अचीवमेंट है। उसने पिछली सारी कंसोलिडेशन को ब्रीच किया है। तो प्राइस जब उस एरिया में दोबारा आई, तो दोबारा भी चल रही है। हालांकि हमें टेस्टेड डिमांड जोन पे प्ले नहीं करना। हमें कहाँ प्ले करना है? हमें फ्रेश डिमांड जोन जिसकी कम से कम 2 लेग आउट हो और जिसकी कम से कम बेस कैंडल हो। इन 3 चीजों के अलावा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है कि उसने किसी प्रीवियस सप्लाई जोन को जरूर ब्रीच किया हो, जरूर 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 ब्रीच किया हो, तो ही हम मानेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, और एल्स वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। अब इसी में एक डिमांड जोन यहां पे भी बन रहा है, लेकिन इसमें लेग आउट बहुत सारी नहीं है और सारा जो है वो प्राइस एक्शन जो दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस के साथ है। तो क्या ये वाला एरिया चलेगा? द आंसर इज नो, ये वाला एरिया नहीं चलेगा। ये डिमांड जोन, क्या इस डिमांड जोन ने काम किया होगा? हाँ किया होगा। 2:1 के टारगेट दिए होंगे क्योंकि इसने इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं, हाँ जब प्राइस इस एरिया में आई, तो देखिए 2:1 का टारगेट देके गई है। अगर आपने एंट्री यहां रखी होती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होता, तो यहीं से प्राइस 2:1 का टारगेट आपको दे करके गई है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। अगर उसने क्लोजिंग दी है प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर, तो वो एरिया अनडाउटेडली बहुत पावरफुल है। इसी को वीकली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे यहां पर सिंगल लेग आउट है, सिंगल लेग आउट है। अगर हम एंट्री इसको ऐसे प्लान कर लेते, तो क्या हमें 2:1 का टारगेट अभी तक मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दो बेस कैंडल हैं। फ्रेश भले ही था, मान लेते प्राइस अभी सिर्फ यहां तक पहुंची है, फ्रेश भले ही था, लेकिन लेग आउट एक है। और हमारा रूल क्या बोलता है? 7 ऑन 7 के लिए क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले तो ना सिर्फ एरिया फ्रेश होना चाहिए, बल्कि उसमें लेग आउट भी या तो एक हो गैप अप के साथ, या बहुत ही एक्सप्लोसिव, ये मान लेते यहां तक की ग्रीन कैंडल होती, यहां तक की ग्रीन कैंडल, तो हम इसे कंसीडर कर लेते। एक बार के लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं कैंडल को। मान लेते हैं कैंडल यहां तक की ग्रीन कैंडल होती है, यहां तक की, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं।
तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। पर अभी के लिए यहां सिर्फ एक लेग आउट है, लेकिन इस लेग आउट की एक अचीवमेंट क्या है कि इसने इस वाले सारे गार्बेज एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जब प्राइस इस एरिया में आई और दोबारा से आप देख रहे हैं कि वीकली के बॉटम पे आई है, तो प्राइस यहां से चल भी रही है। और अगर आपने इसी वीकली में एंट्री ली होती, क्योंकि इसने प्रीवियस के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आपको 2:1 के टारगेट मिल गए होते। ये लगभग 249 का जो हमने एंट्री रखी है, ये ऑलमोस्ट वही एंट्री है 252 की है लगभग की, जो आप वीकली पे देख पा रहे हैं। यही एंट्री 249 पे बैठती है डेली पे। तो चाहे आपने वीकली पर एंट्री ली होती या डेली पर एंट्री ली होती, आपके टारगेट अचीव हो गए होते इस ग्रीन कैंडल के साथ ही। चाहे आप वीकली पर एंट्री लेते, चाहे जब मैं इस वीकली को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, एक वीकली की कैंडल डेली की 5 कैंडल को मिला के बनी है। तो जब वीकली में इधर प्राइस आई, तो यहां पर 2:1 का टारगेट दे करके गई है। वीकली पर नहीं लग रहा कि दे करके गई है, लेकिन जब हमने डेली के टाइम फ्रेम पे उसे देखा, तो वो साफ पता चल रहा है कि हमें टारगेट दे करके गई है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि 7 on 7 का एरिया होगा तो वो चलेगा ही चलेगा, बस शर्त है 7 on 7 के साथ साथ उसके अंदर एक चीज और होनी चाहिए, और वो चीज क्या, कि उसने किसी प्रीवियस जोन को ब्रीच किया हो। ये एक सप्लाई जोन है, लेकिन 3 बेस कैंडल, एक लेग आउट। क्या इसने प्रीवियस किसी डिमांड जोन को ब्रीच किया? इससे पहले डिमांड जोन कौन सा है? लेगिन बेस बेस लेग आउट, मल्टीपल टाइम टेस्टेड, और इसको ब्रीच करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो क्या इस सप्लाई जोन ने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की है? यस और नो, प्लीज मैसेज करके बताएं। क्या इस सप्लाई जोन ने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की है? क्योंकि इसने प्रीवियस इस वाले डिमांड जोन, सिंगल लेग आउट वाले डिमांड जोन, और अगर मैं इसको भी मान लूं कि ये मल्टीपल बेस कैंडल और इस साथ में 2 लेग आउट वाले ये डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी, ये जो सारी जो कंसोलिडेशन चल रही थी इन सबके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो क्या ये वाला सप्लाई जोन ऑथेंटिक है? यस और नो? यस, ये वाला सप्लाई जोन ऑथेंटिक है और ट्रेडेबल है। तो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे डिस्टल के थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट लेंगे 2:1 का। 24 है तो 48 रुपए के करीब का टारगेट, 48 रुपए लगभग यहाँ पर 2। तो जब अब दोबारा से प्राइस इस सप्लाई जोन में आती है, प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा ही पहले चल जाती है, लेकिन 2:1 के टारगेट दे जाती है। 2:1 के टारगेट दे करके जाती है और डे थर्ड में देके जाती है। क्यों देके जा रही है? एक तो 7 on 7 की ट्रेड है, फ्रेशनेस है पूरी की पूरी। दूसरी बात, इसने प्रीवियस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, इट मींस इसने अपनी स्ट्रेंथ भी साबित की है, इसीलिए ये एरिया ट्रेडेबल है। इसीलिए ये एरिया ट्रेडेबल है। वीकली पर ही इसकी एक बार बड़ी पिक्चर करके देखते हैं और प्राइस को एक बार लेके चलते हैं जहां पर ये है ऑलरेडी। प्राइस अभी चल रही है इस एरिया में, ये रहा इसका करंट मार्केट प्राइस। हमें सबसे पहले जब भी कभी प्राइस को समझना है तो हमें ईयरली टाइम फ्रेम पे आना है और ईयरली से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाना है। ईयरली पर आते हैं और कहां एक डिमांड जोन, ये रहा, ये रेड कैंडल वाला। या अगर आप रेड के साथ इंक्लूड करना चाहें तो इस ग्रीन कैंडल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर मैंने एक बार के लिए रेड कैंडल को ईयरली का डिमांड जोन मान लिया। ये वाला तो ब्रीच हो गया, लेकिन बेस बेस लेग आउट, ये वाला ब्रीच हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, इसके नीचे प्राइस जा चुका है, तो ये तो ब्रीच हो गया ईयरली का एक डिमांड जोन। हाफ ईयरली पे देखते हैं पिक्चर। हाफ ईयरली पर एक डिमांड जोन ये रहा, लेगिन बेस बेस लेग आउट, या इसको आप लेगिन बेस लेग आउट वाला सिंगल डिमांड जोन का एरिया भी मान सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपकी स्टडी है, आप इसे कैसे कंसीडर करना चाहते हैं। एक ये रहा डिमांड जोन, लेगिन बेस 2 लेग आउट वाला। ये डिमांड जोन ऐसा नहीं है चला नहीं था, अगर मैं आपको इसको और छोटा करके दिखाऊंगा टाइम फ्रेम पे, तो ये भी चला था और एक बार के लिए प्राइस को यहां तक के लिए लेके गया था। 2:1 का टारगेट दिया इसने अपना, पर ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो प्राइस नीचे आती चली गई। हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पर भी लगभग लगभग वही पिक्चर है जो हाफ ईयरली की है, और अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली पे जैसे ही प्राइस टकराया है, प्राइस यहीं से रिवर्स कर गया प्रॉक्सिमल लाइन से ही,
और 2:1 के टारगेट देंगे। तो अगर क्वार्टरली पे भी आपने डायरेक्टली एंट्री ली होती तो हो जाता, पर ठीक है, हमें हमें एग्जीक्यूशन और लोकेशन को डिफरेंशिएट करके ही चलना है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला एरिया शायद नहीं चला, तो जब हम मंथली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये वाला एरिया भी चला है, विक टू विक चला है। ये जैसी विक पे प्राइस आई, 2:1 के टारगेट ये भी दे गई। मंथली पे देखते हैं, ये मंथली की पिक्चर है। मंथली की पिक्चर पे अभी कोई डिमांड जोन नियर बाय नहीं दिखता, अनटिल अनलेस यही वाले एरिया के, कि यहां पर ये जो 5 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है ये। पर ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन है अपने आप में पावरफुल है। मंथली पर इस पर कुछ नहीं दिख रहा। मंथली पर क्या कोई सप्लाई जोन दिखता है? एक ये सप्लाई जोन था जो ऑलमोस्ट ब्रीच हो चुका है, हालांकि क्लोजिंग मंथली पर उसके ऊपर नहीं आई, और कोई सप्लाई जोन मुझे अच्छा नहीं दिखता इस लेवल से पहले। इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग लेगआउट है और यहां पर बहुत सारी सेलिंग होगी। किस एरिया में सेलिंग होगी? यहां से लेके 465 से लेके 490 के बीच में बहुत सारी सेलिंग होगी। पर अभी के लिए प्राइस क्वार्टरली और हाफ ईयरली से चल रहा है, और हाफ ईयरली पर यहां पर कोई सप्लाई जोन नहीं बना, ना ही ईयरली पर यहां पर कोई सप्लाई जोन बना है। मंथली पर भी जो दिख रहा है ये बिना बेस वाला सप्लाई जोन दिख रहा है जो प्राइस को नीचे लेके आया था। अब यहां पर मंथली के प्लेयर हैं और यहां पर है क्वार्टरली और हाफ ईयरली के प्लेयर। बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है, मंथली या हाफ ईयरली? द आंसर इज हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। इसीलिए प्राइस यहां से रिएक्ट होके चली है, और इस प्राइस ने जब चलना शुरू किया तो लेग इन बेस लेग आउट वाले इस मंथली के सप्लाई जोन ने एक बार के लिए प्राइस को रोका, थोड़ा सा नीचे लेके आया पर ज्यादा देर नहीं रोक पाया, और प्राइस ने अल्टीमेटली इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। फिर यहां पर मंथली का एक और सप्लाई जोन था लेग इन बेस 2 लेग आउट वाला, ये प्राइस को अच्छा खासा नीचे लेके आया, क्योंकि इसकी अचीवमेंट भी थी, इसने इस प्रीवियस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दी थी, ये वाले डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दी थी इसी वाले सप्लाई जोन ने। और प्राइस जब इसके नीचे आई, यहां तक आई, तो भले ही प्राइस क्वार्टरली से चल रही है लेकिन इसने प्रीवियस ईयरली के डिमांड जोन को भी ब्रीच किया था। अभी हमने बड़ी पिक्चर पे देखा था, यहां पर एक ईयरली का डिमांड जोन था, तो उसको ब्रीच करने के लिए यही वाला सप्लाई जोन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जब एरिया प्राइस जब दोबारा से इस एरिया में आती है तो आप देखते हैं कि एक शार्प फॉल आता है, और यहां पर कहीं कोई वीकली पे बने डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जाता है, और अभी भी यही वाला एरिया प्राइस को रोक रहा है, अभी भी यही वाला एरिया प्राइस को रोक रहा है। हालांकि इसके ऊपर रोकने के लिए प्राइस में कुछ अच्छा नहीं है अंटिल दिस लेवल, पर ये वाला एरिया एक बार के लिए बायोकॉन को क्रॉस करना बेहद जरूरी है अगर प्राइस यहां से रिवर्सल होना चाहती है। अब देखें यहां पर एक मंथली का एक और डिमांड जोन बना, बेकार सा, लेकिन बेस लेगआउट भी उतनी अच्छी नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी। उसके बावजूद जब प्राइस इस एरिया में आई है तो चल रही है, इसका मतलब यहां पर सेलिंग प्रेशर जो है बायोकॉन के अंदर वो निरंतर खत्म होता जा रहा है। तो सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है और बाइंग के फ्रेश ऑर्डर आ रहे हैं, इसलिए प्राइस यहीं से रिएक्ट करके ऊपर जा रही है। वीकली पर देखते हैं क्या पिक्चर है। वीकली पर वही वाला डिमांड जोन जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था, वीकली पर वही वाला डिमांड जोन जिसका भी हमने डिस्कशन किया था। प्राइस ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर मंथली का सप्लाई जोन था। अब अगर मुझे इस एरिया में एंट्री चाहिए थी तो जहां वीकली और क्वार्टरली के डिमांड जोन बने थे वहां पर अगर मैं देखूं तो क्या यहां पर कोई एंट्री है? यस, लेग इन, 3 बेस कैंडल, उसके बाद 2 लेग आउट, एक लेग आउट तो नॉर्मल है, दूसरी गैप अप के साथ और बहुत एक्सप्लोसिव है। और प्राइस अगर अभी हम मान लेते यहीं कहीं है तो आज के हिसाब से हमारी एंट्री कहां होनी चाहिए थी? 208। स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए था? 180 170 के आसपास। और टारगेट कहां होना चाहिए था? इसका डबल, लगभग लगभग 60 रुपए के करीब, जो कि लगभग लगभग यहां पर कहीं बैठता है। तो आइए देखते हैं जब प्राइस इस एरिया में आई तो क्या इसने टारगेट दिया? प्राइस इस एरिया में पहली बार आती है, टारगेट दे जाती है, और इसके भी ऊपर प्राइस निकलती है। और अब जब दोबारा इस एरिया में आती है प्राइस, तो
तो भी चल जाती है। तो दोबारा क्यों चल जाती है प्राइस? क्योंकि जब पहली बार इस एरिया में प्राइस आई थी, उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम हाई जस्ट बिकॉज ऑफ इसी डिमांड जोन की रिफ्लेक्शन से देखा था। तो हमने बात की थी क्लास 3 या 4 के अंदर कि ऑथेंटिक डिमांड जोन कौन से होते हैं। ऑथेंटिक डिमांड जोन वो होता है जिसमें प्राइस आती है और चलती है और वो प्रीवियस किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमारे लिए ऑथेंटिक डिमांड जोन है। और इसी ऑथेंटिक डिमांड जोन में जब दोबारा से प्राइस आ रही है, ऑलरेडी हालांकि ये टेस्टेड है, लेकिन क्योंकि ये ऑथेंटिक है, क्लोजिंग कंसेप्ट की हम बात को कम नहीं आंक सकते, और यहां पर एक क्वार्टरली का ऑलरेडी डिमांड जोन बन चुका है। तो जब प्राइस इस एरिया में आई, देखिए क्या इधर से 2:1 के टारगेट मिले? हाँ जी, बिल्कुल मिले हैं। और एग्जैक्टली 2:1 का टारगेट देने के बाद ही प्राइस नीचे आ रही है। तो क्या आप ट्रेड को फाइंड आउट कर पा रहे हैं? क्या आप ट्रेड को 7 on 7 के तरीके से फाइंड आउट कर पा रहे हैं? आपको दो चीजें ध्यान रखनी है ट्रेड सेटअप लेते समय, 7 on 7, और दूसरी चीज उसकी क्लोजिंग जबरदस्त होनी चाहिए। 7 on 7 और दूसरी चीज उसकी क्लोजिंग जबरदस्त होनी चाहिए। और आज का हमारा होमवर्क यही है, आज का हमारा होमवर्क यही है। हम अभी कंफर्मेशन एंट्री वगैरह इन सब चीजों की भी बात करने वाले कल। आज का हमारा होमवर्क यही है कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे क्वार्टरली इनकम ट्रेड हो, चाहे मंथली इनकम ट्रेड हो, चाहे वीकली इनकम ट्रेड हो, हमें कम से कम दो ट्रेड किसी भी स्टॉक में फाइंड आउट करनी है जिसका स्कोर 7 on 7 है। हमें कोई भी, और प्लस क्लोजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस क्लोजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो हम उस स्टॉक को डील नहीं करेंगे। तो दो काम हमें करने हैं। पहला, हमें एक ऐसा ट्रेड सेटअप ढूंढना है जो 7 on 7 है, चाहे डेली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड या वीकली इनकम ट्रेड। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी मंथली और वीकली पे ढूंढिए, क्वार्टरली पे ढूंढ लीजिए। और दूसरी चीज, उसकी क्लोजिंग मस्ट बी अबव प्रीवियस सप्लाई जोन। तो क्या हम इतना कर सकते हैं? यस और नो? यस। तो प्लीज आज का इतना सा ही होमवर्क है, ये आप कीजिए। कल की क्लास हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम कंफर्मेशन एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। और ये दो चीजें अगर हमने सीख ली तो आप ट्रेड लेने के लिए फ्री हैं, ट्रेड लेने के लिए आजाद हैं। आप एक बेसिक ट्रेडर बन चुके हैं। लेकिन कल की क्लास के बाद, नॉट बिफोर दैट। अगर कल की क्लास आपने ले ली तो आप एक बेसिक ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद हमारी जर्नी होगी एडवांस ट्रेडर की और एक प्रो ट्रेडर की। लेकिन इस पूरी जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी वो आज की थी कि हमें 7 on 7 की ना सिर्फ ट्रेड ढूंढनी है, बल्कि वो ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसने प्रीवियस किसी सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया। हमारा जोन ऐसा होना चाहिए जिसने प्रीवियस किसी सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी हो, तो ही हम उसे ट्रेड करेंगे, और एल्स हम उस एरिया को ट्रेड करने वाले नहीं हैं। हम उस एरिया को ट्रेड नहीं करेंगे, वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको होमवर्क असाइन करके आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। और